हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज हम डिस्कस करेंगे 23 सितंबर 2021 से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो आपको इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से सुनना है। अंत में आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उनके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। दोस्तों, अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ प्राप्त करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको स्टडी से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 8602786970 पर आप मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों, आज का टारगेट है हमारा 200 लाइक का, तो आप लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम पहला प्रश्न डिस्कस करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। केंद्र सरकार ने किसी देश का अगला वायुसेना अध्यक्ष नियुक्त करने का फैसला किया है? तो दोस्तों, देश के अगले वायुसेना अध्यक्ष होंगे कौन? एयर मार्शल बी.आर. चौधरी। तो दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार ने कहा है कि बी.आर. चौधरी देश के अगले वायुसेना प्रमुख होंगे। 30 सितंबर 2021 को वर्तमान के वायुसेना अध्यक्ष आर.के.एस. भदौरिया सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो उसके बाद बी.आर. चौधरी देश के वायुसेना प्रमुख होंगे। दोस्तों, अगर हम बात करें बी.आर. चौधरी की, तो वर्तमान में बी.आर. चौधरी वायुसेना के उप प्रमुख हैं। कुछ और बातें डिस्कस करते हैं बी.आर. चौधरी के बारे में। तो दोस्तों, इन्होंने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में ट्रेनिंग ली है और 29 दिसंबर 1982 को वो भारतीय वायुसेना की फाइटर विंग में शामिल हुए थे। विवेक राम चौधरी को यानी बी.आर. चौधरी को मिग-21, मिग-23, एमएफ, मिग-29, सुखोई 30 और एमकेआई लड़ाकू विमानों को उड़ाने का भी अनुभव हासिल है। दोस्तों, अब हम वायुसेना से रिलेटेड हाल ही के दिनों में हुई कुछ घटनाओं को डिस्कस कर लेते हैं, तो आपको ध्यान से सुनना है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने रूस से 70,000 AK-103 असॉल्ट राइफल खरीदने का एक समझौता किया है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा स्पेन के 56 C-295 MW परिवहन विमानों को खरीदने को मंजूरी दी है। दोस्तों, इसके अलावा भारतीय वायुसेना अगले 2 दशकों में करीब 350 विमानों को खरीदने का विचार कर रही है। दोस्तों, हाल ही में भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं आर.के.एस. भदौरिया, तो उन्होंने प्रशांत क्षेत्र के वायुसेना के प्रमुखों के साथ एक 3 दिवसीय सम्मेलन में हिस्सा लिया था, जो कि अमेरिका में आयोजित किया गया था। दोस्तों, मार्च 2021 में भारतीय वायुसेना ने पहली बार डेजर्ट फ्लैग अभ्यास में भाग लिया था, जो कि यूएई के अल धफ्रा एयरबेस पर हुआ था। दोस्तों, वायुसेना से रिलेटेड कुछ और पॉइंट है, तो उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। वायुसेना की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इसका आदर्श वाक्य संस्कृत में दोस्तों नभः स्पर्शम दीप्तम। दोस्तों, वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। वायुसेना अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया हैं। दोस्तों, जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वो वायुसेना के कमांडर इन चीफ के रूप में कार्य करते हैं। और दोस्तों, जितनी भी सेना है, तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। तो यह भी आप याद रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में किस देश ने आईपीएल के प्रसारण पर रोक लगा दी है? तो दोस्तों, ये रोक लगाई है अफगानिस्तान ने। किसने लगाई है? अफगानिस्तान ने आईपीएल के प्रसारण पर रोक लगा दी है। तो दोस्तों, आईपीएल के दूसरे चरण का आगाज हुआ है यूएई में। तो इसके बाद अफगानिस्तान ने आईपीएल के प्रसारण पर रोक लगा दी है। और दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अफगानिस्तान में अब सरकार किसकी है? तालिबान की। तो तालिबानियों ने कहा है कि जो इसमें कंटेंट है वो इस्लाम का विरोध करता है, इसलिए आईपीएल को अफगानिस्तान में नहीं दिखाया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जो आईपीएल के दौरान जो चीयर लीडर्स होते हैं उनके कारण भी इसको नहीं दिखाया जा रहा है, क्योंकि ये इस्लामिक संस्कृति के खिलाफ है। दोस्तों, तालिबान का जो नया कानून है वो महिलाओं को इसकी इजाजत नहीं देता है, इसलिए उन्होंने आईपीएल पर रोक लगा दी है अपने देश में। दोस्तों, आईपीएल 2021 के फेज 2 का आगाज कब से हुआ है? 19 सितंबर से हुआ है और ये अभी वर्तमान में आईपीएल हो रहा है यूएई में। चलिए फ्रेंड्स, तालिबान और अफगानिस्तान के बारे में कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, हिब्बुत-उल्लाह अंखुजादा को तालिबान के अफगानिस्तान का सर्वोच्च अधिकारी नॉमिनेट किया गया है। जो हिब्बुत-उल्लाह अंखुजादा है जो दोस्तों, वो अफगानिस्तान का सर्वोच्च अधिकारी चुना गया है। दोस्तों, तालिबान ने पिछली बार 1996 से 2001 तक अफगानिस्तान में शासन किया था और उस समय जो तालिबान का प्रमुख था वो था मुल्ला उमर। 2001 में अमेरिका की अगुवाई में गठबंधन सेना के अफगानिस्तान पर हमले के बाद तालिबान की सत्ता समाप्त हो गई। इसके 20 साल बाद यानी 2021 में दोस्तों फिर से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है और वर्तमान में अफगानिस्तान में तालिबान की ही सरकार चल रही है। इस प्रकार से अफगानिस्तान का अब नया नाम हो गया है इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान। तो याद रखिएगा दोस्तों, अफगानिस्तान का नाम बदल दिया गया है और अब इसका नाम हो गया है इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान।
इसके प्रधानमंत्री कौन बने हैं जो कि तालिबान से हैं, तो वो हैं मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद। दोस्तों दो डिप्टी पीएम बने हैं, तो वो कौन कौन से हैं? डिप्टी पीएम नंबर 1 है मुल्ला बरादर और डिप्टी पीएम नंबर 2 है अब्दुल सलाम हनाफी। तो दोस्तों ये थे कुछ बातें तालिबान और अफगानिस्तान के बारे में। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय और लिस्ट ए क्रिकेट को मिलाकर के 20,000 रन बनाने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो दोस्तों उनका नाम है मिताली राज। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है मिताली राज। तो उन्होंने हाल ही में 20,000 रन पूरे किए हैं। तो दोस्तों मिताली राज की बात करें तो उन्होंने सभी फॉर्मेट में 20,000 रन पूरे करने का कारनामा किया है और वो ऐसा करने वाली पहली महिला बल्लेबाज बन चुकी हैं। तो दोस्तों मिताली राज ने यह कीर्तिमान फर्स्ट क्लास क्रिकेट, लिस्ट ए के क्रिकेट, T20, वनडे और टेस्ट, इन सब को मिलाकर के उन्होंने कितने रन पूरे किए हैं? 20,000 रन पूरे किए हैं। तो दोस्तों यह जो उन्होंने मुकाम हासिल किया है ये 21 सितंबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे मैच के दौरान किया है। दोस्तों मिताली राज के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन पर अगर हम नजर डालें तो उन्होंने 217 एक दिवसीय मैचों में 7,304 रन, जबकि 11 टेस्ट में 669 रन और मिताली राज ने इसके अलावा 89 टी20 मैचों में 2,364 रन अपने नाम किए हैं। तो दोस्तों ये थी बातें किसके बारे में? मिताली राज के बारे में। कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं मिताली राज के बारे में। दोस्तों मिताली राज वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली विश्व की पहली महिला खिलाड़ी हैं। उन्होंने 218 मैचों में 7,365 रन बनाए हैं और इंग्लैंड की चार्लोट एडवर्ड्स दूसरे नंबर पर काबिज हैं जिन्होंने 5,992 रन बनाए हैं। दोस्तों मिताली राज T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से 2019 में संन्यास ले चुकी हैं और उन्होंने T20 फॉर्मेट में कुल मिलाकर के 2,364 रन बनाए हैं। दोस्तों मिताली राज की बात करें तो मिताली राज का जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1982 को जोधपुर, राजस्थान में। 2004 में उनकी अच्छे प्रदर्शन के कारण उन्हें अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। और दोस्तों एक और रिकॉर्ड है इनके नाम, तो वो भी ध्यान से सुनिएगा। मिताली राज टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाली पहली महिला बल्लेबाज है। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया गया है 21 सितंबर को। तो दोस्तों अल्जाइमर के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? विश्व अल्जाइमर दिवस, या इसे हम वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे कहते हैं। दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी 21 सितंबर 1994 को। याद रखिएगा, विश्व अल्जाइमर दिवस को मनाने की शुरुआत कब से हुई थी? 21 सितंबर 1994 से। दोस्तों विश्व अल्जाइमर दिवस का जो विषय था 2021 में वो क्या था, तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी डे की थीम। तो इसकी जो थीम थी वो थी नो डेमोनेटा नो अल्जाइमर्स। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुन लीजिएगा एक बार और, नो डेमोनेटा नो अल्जाइमर्स। चलिए फ्रेंड्स, कुछ और बातें हैं अल्जाइमर के बारे में। तो अल्जाइमर को हम भूलने वाला रोग बोलते हैं, यानी दोस्तों जो भूलने की बीमारी होती है उसे ही हम अल्जाइमर बोलते हैं। दोस्तों इसका नाम अलोइस अल्जाइमर के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने पहली बार इसकी खोज की थी। तो दोस्तों अलोइस अल्जाइमर जो थे, इन्होंने पहली बार अल्जाइमर की खोज की थी, तो उन्हीं के नाम पर इस रोग का नाम रख गया अल्जाइमर। दोस्तों इस बीमारी के जो लक्षण हैं वो है याददाश्त की कमी, निर्णय ना ले पाना, बोलने में दिक्कत, और फिर इसकी वजह से जो पारिवारिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, तो ये अल्जाइमर के लक्षण होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से सुनना है आपको। उद्योग जगत में उल्लेखनीय योगदान के लिए किसे रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो दोस्तों रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार दिया गया है किसे? गौतम अदानी को। तो दोस्तों उद्योग जगत का बहुत बड़ा नाम है गौतम अदानी, तो उन्हें रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों इस मौके पर अदानी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत, ताकतवर भारत और भारतीयों के लिए एक भारत का दृष्टिकोण उनका लक्ष्य है। दोस्तों बात करें रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार की, तो इसकी शुरुआत हुई थी 2010 से। कब से हुई थी? 2010 से। यह पुरस्कार उन लोगों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने ग्लोबल स्तर पर, यानी पूरे विश्व लेवल पर अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दोस्तों यह पुरस्कार प्रियदर्शनी एकेडमी के द्वारा दिया जाता है। तो याद रखिएगा, जो रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार है ये प्रियदर्शनी एकेडमी के द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ध्यान से सुनना है।
वैश्विक नवाचार सूचकांक या ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो दोस्तों हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को जारी किया गया है। तो इसमें जो स्थान है भारत का वो है 46वां। कौन सा स्थान है दोस्तों? याद रखिएगा, भारत का स्थान कौन सा है? 46वां। चलिए फ्रेंड्स, कुछ बातें डिस्कस करते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में। तो दोस्तों ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 132 अर्थव्यवस्थाओं को मिलाकर के किया गया था। यानी 2021 का जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स था, इसमें 132 इकोनॉमी को मिलाया गया था, यानी 132 देशों को इसमें शामिल किया गया था। तो दोस्तों इसकी जो लिस्ट जारी की गई है उसमें पहला नाम है स्विट्जरलैंड का, जिसका स्कोर 65.5 रहा है। स्वीडन का स्कोर रहा है 63.1 और दोस्तों इस स्कोर के साथ वो दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर है अमेरिका, जिसका स्कोर रहा है 61.3। तो दोस्तों अगर हम बात करें ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की, तो इसके टॉप 3 देश हैं। पहला है स्विट्जरलैंड, दूसरा है स्वीडन और तीसरा है दोस्तों अमेरिका। और भारत का जो स्थान है वो याद रखिएगा, वो कौन सा है? 46वां स्थान है। और 2021 में जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का 14वां संस्करण जारी किया गया था। तो याद रखिएगा, जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 है, यह इसका 14वां संस्करण है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को जारी कौन करता है। तो ये जारी किया जाता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा। तो इसका मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना हुई थी 14 जुलाई 1967 को। दोस्तों इसके जो मेंबर हैं वो हैं 193। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टील कंपनी गैलेंट ग्रुप ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो दोस्तों गैलेंट ग्रुप ने हाल ही में अजय देवगन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और दोस्तों वो अगले 2 साल तक गैलेंट ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर बने रहेंगे। तो याद रखिएगा, जो गैलेंट ग्रुप है वो एक स्टील कंपनी है। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस देश ने ट्रेन से मिसाइल का परीक्षण सितंबर 2021 में किया है? तो दोस्तों मिसाइल से परीक्षण किया है हाल ही में उत्तर कोरिया ने। किसने किया है? उत्तर कोरिया ने। तो दोस्तों उत्तर कोरिया दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने ट्रेन से मिसाइल का परीक्षण किया है। और दोस्तों उत्तर कोरिया की जो सेंट्रल न्यूज एजेंसी है उसके अनुसार 16 सितंबर 2021 को ट्रेन से मिसाइल का परीक्षण किया गया है। दोस्तों ये इतनी लेट खबर क्यों आ रही है? क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर कोरिया में सभी चीजें बैन हैं। इसके कारण बहुत ही कम न्यूज आती है अन्य देशों के लिए। तो दोस्तों ट्रेन से छोड़ी गई इस मिसाइल को समुद्र में छोड़ा गया था और इसने जो दूरी तय की थी वो की थी 800 किलोमीटर, यानी 497 मील इसने दूरी हासिल की थी। दोस्तों उत्तर कोरिया ने ट्रेन से मिसाइल का परीक्षण पहाड़ी इलाकों से किया था। दोस्तों कितना असरदार होगा यह उत्तर कोरिया का परीक्षण? तो ये सबसे ज्यादा जो खतरा है वो दक्षिण कोरिया और जापान जैसे देशों के लिए है। और दोस्तों इसके अलावा अमेरिका पर भी इसका असर पड़ेगा। चलिए फ्रेंड्स, एक्सपर्ट की बात जान लेते हैं कि एक्सपर्ट ने क्या कहा है इस बारे में। तो एक्सपर्ट का कहना है कि इस परमाणु परीक्षण से या इस मिसाइल परीक्षण से जो उत्तर कोरिया होगा उसकी परमाणु ताकत में और वृद्धि होगी, क्योंकि वो ट्रेन के माध्यम से अब कहीं भी मिसाइल दाग सकता है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम जीके डोज की बात कर लेते हैं। जीके के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न डिस्कस कर लेते हैं, तो आपको ध्यान से सुनना है। ये जो प्रश्न है ये हाल ही में कुछ समय पहले करंट अफेयर्स हुआ करते थे, लेकिन आज वो जीके बन चुके हैं, तो आपको ध्यान से सुनना है। हाल ही में राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय में कितनी महिलाओं सहित 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति की है? तो दोस्तों हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 9 न्यायाधीशों में 3 महिलाओं को नियुक्ति दी है सर्वोच्च न्यायालय में। दोस्तों किस राज्य सरकार ने कोविड-19 में पति को खोने वाली महिलाओं की मदद के लिए मिशन वात्सल्य नामक मिशन शुरू किया है? तो दोस्तों वह राज्य है महाराष्ट्र। वह देश कौन सा है जिसने दोस्तों फतह फर्स्ट का सफल परीक्षण किया है? यानी दोस्तों एक मिसाइल है फतह फर्स्ट, तो उसका परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया है? तो उस देश का नाम है पाकिस्तान। आरबीआई ने हाल ही में किसे कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो दोस्तों हाल ही में आरबीआई के द्वारा अजय कुमार को कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में कौन सा अभियान शुरू किया है? तो सुजलम अभियान शुरू किया है। तो याद रखिएगा, जल शक्ति मंत्रालय ने सुजलम अभियान शुरू किया है। जल शक्ति मंत्री कौन है दोस्तों? गजेंद्र सिंह शेखावत है। अब हम उन प्रश्नों की बात करते हैं जिनके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तो आप ध्यान से सुनिएगा। पहला प्रश्न है, दुनिया में पहली बार किस देश ने ट्रेन से मिसाइल का परीक्षण किया है? दूसरा
प्रश्न है दोस्तों, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तीसरा प्रश्न है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तीसरा प्रश्न है, रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार कब से शुरू किया गया था? और पांचवा प्रश्न है दोस्तों, मिताली राज को किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, आप स्टडी कर को खबरिया पर फॉलो कर लीजिएगा, जहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको हमारा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ऑडियो कोर्स भी मिल जाएगा बहुत ही कम कीमत पर। तो दोस्तों, आप इसको परचेज जरूर कर लें। इसके अलावा आप राजा गुप्ता को अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिएगा, जहां पर आपको उनकी स्पेशल क्लासेस, लाइव क्लासेस मिल जाएंगी। और अगर आप राजा गुप्ता के माध्यम से कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं और उसमें छूट पाना चाहते हैं, तो आप एक रेफरल कोड यूज करिएगा, राजा नंबर 1। दोस्तों, अगर आपको यह लेक्चर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, जिससे स्टडी कर को सपोर्ट मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।